चलिए आगे हम लोग जो है सो कि कंटिन्यू करते हैं। रेजिस्टेंस यहीं शुरू करना था ना। देखो प्रतिरोध क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। लिखिए, हेडिंग लगाइए, प्रतिरोध। किसी चालक तार का, किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण स्वयं में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का स्वयं में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, कौमा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण स्वयं में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमारे पास अगर कोई तार है, जैसे मान लीजिए ये एक पतला सा अगर तार है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग जूम करके समझने की कोशिश करें तो इस तार में करंट किसके वजह से बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ना, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ई पर माइनस लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का संकेत यही हुआ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं बेसिकली, तो इनके रास्ते में क्या मिलता है बताइए? बोलिए बोलिए। कर्नल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाँ, उनको हम कहेंगे धनावेशित कर्नल। क्या बोलेंगे? वो कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। जिनसे जाकर के ये फ्री इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, वो कौन होते हैं? धनावेशित कर्नल्स होते हैं। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली इनको हम लोग कह सकते हैं धनावेशित, धनावेशित कर्नल्स, कर्नल ऐसे कह सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके रास्ते में जब ये आते हैं तो टकरा जाते हैं, और टकराने से इनकी जो वेलोसिटी होती है, क्या होती है? वो जो वेलोसिटी होती है उसमें कमी आती है, और टकराएंगे तो वहाँ पे हीट आता है। क्या आता है? हीट आएगा। जैसे आप दो चीज़ों का आपस में ऐसे हाथ फुला के टकरा दीजिए तो गर्मी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि टक्कर होता है तो वहाँ कुछ वर्क डन होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि वहाँ पे वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर जाती है, और इसीलिए तार गर्म भी होता है। लगातार आप किसी चालक तार से करंट का फ्लो करवाते रहिए ना, बैटरी से जोड़ दीजिए, अब बल्ब जल रहा है तो आप पाएंगे कुछ समय बाद वो चालक तार जिससे आप करंट फ्लो करवा रहे हैं लगातार, वो क्या हो गया? थोड़ा गर्म हो गया। तो गर्म कैसे हो जाता है? तो वही जो इलेक्ट्रॉन्स इस तार में चल रहे होते हैं, तो जब चल रहे होते हैं बैटरी धक्का दे दे के जो है सो ये चालक तार में चला रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के बारी बारी से वो न्यूक्लियस से, ये कर्नल से टकरा रहे होते हैं ना। तो ये जो धनावेशित कर्नल से टकरा रहा है तो वहीं पे हीट उत्पन्न होती है, गर्मी। और वही गर्मी थोड़ा थोड़ा उत्पन्न होते होते बहुत जगह, मतलब बहुत जगह ये उत्पन्न होती है, तो पूरे चालक तार में जैसे कि इतनी गर्मी आ जाती है कि हम उसको महसूस कर पाते हैं। आई बात समझ में? और कहते हैं चालक तार क्या हो गया है? गर्म हो गया है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अच्छा, करंट इसमें जितना ही ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा हीट आता है ना। आराम से आप सोच सकते हैं, सोच के देखिए कि जैसे कि हम आराम से इसी चीज को लेके आए और ऐसे हल्का सा टकरा दें, तो धीरे से टकराएं इसमें, तो धीरे से लाके टकराएंगे तो क्या होगा? टक्कर जो होगा उससे जो वर्क डन होगा, जो हीट जो उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? कम होगा। लेकिन यही हम बहुत तेजी में लाके ऐसे मार दें, हाँ कि ना, तो क्या होगा? बोलिए। ज़्यादा साउंड आएगा, ज़्यादा हीट आएगा, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे खर्च होगा, हाँ या ना। तो बेसिकली करंट इसमें जितना ही ज़्यादा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना ही ज़्यादा वेलोसिटी से चलेंगे, उतना ही जाकर भयंकर जो है कि धनावेशित कर्नल से जाकर टकराएंगे, और उतना ही जहाँ पे यहाँ पे हीट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, करंट अगर ज़्यादा होता है तो हीट भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो ये जो धनावेशित कर्नल है यही मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करते हैं, और यही जो विरोध है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। चालक तार में यही जो विरोध मिलता है, चालक तार का यही जो गुण है ना, कि चलने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करना अपने धनावेशित कर्नल के द्वारा, यही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। ठीक है, तो डायग्राम के लिए आप 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोधकता। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3-4 टॉपिक ध्यान से पढ़ने वाले हैं, 3-4 पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी चालक तार के प्रतिरोध को कौन कौन सा फैक्टर है, क्या क्या ऐसा चीज है जो प्रभावित करती है, समझिएगा बात। सबसे पहला है 1 नंबर, चालक तार की लंबाई। प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है उसको मैं पहले लिख देता हूं। चालक तार की लंबाई ये इफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा इफेक्ट करता है? चालक तार की मोटाई। चालक तार की मोटाई, ठीक है। अच्छा, चालक तार की जो मोटाई होती है ना, इसके जगह पे ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए चालक तार है, ठीक है ना, तो इसकी मोटाई को ऐसे भी बोला जाता है कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए क्या होता है, जैसे ये तार है, मान लीजिए ये लंबा है, बैटरी छोटा सा है, समझ लीजिए ऐसे, ये इसकी मोटाई है। तो ई वाला जो एरिया होता है ना, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। ई वाला सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये वृत्ताकार, ये वाला। तो सोचिए कि अगर किसी तार का ये वाला एरिया बहुत कम है तो इसकी मोटाई भी क्या होगी? कम होगी। नहीं आ रहा समझ में? अगर कोई पतला तार है तो उसका एरिया भी तो कम होगा ना। और कोई मोटा तार है तो इसका एरिया क्या होगा? और कोई इतना मोटा तार है तो उसका एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो ऐसे भी कह सकते हैं। इसी चीज को दूसरे रूप में अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अगर कहीं ऐसा लिखा मिले तो समझ जाइए कि वो मोटाई को ना बोल करके उसी चीज को, मतलब मोटाई को ही किसी दूसरे रूप में बोला जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा ये डिपेंड करता है ताप पर। किस पर? ताप यानी कि टेम्परेचर, गर्मी पर। और चौथा एक और चीज है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल। इन चारों की बारी बारी इन चारों पर बारी बारी से बात करेंगे। देखिए समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने यहाँ सही से समझा है तो ये चारों फैक्टर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके सामने धनावेशित कर्नल आते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध कह रहे हैं। ठीक। अब हमने कहा कि ये जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आप मुझे एक चीज बताइएगा कि हमको एगो बल्ब जलाना है, तो हम यहाँ से एगो तार ऐसे जोड़ दिए इस बल्ब से और ऐसे लेके आए और एगो बैटरी से लगा दिए। ठीक। और इस तार की जो लंबाई है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस तार की जो लंबाई है ये हमने लिया 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। ठीक। अच्छा, यही बल्ब हमको जलाना है मान लीजिए, और हम क्या करते हैं इस बार? क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करते हैं, बैटरी वही है, बल्ब वही है, सिर्फ तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, और इस बार हम तार यूज करते हैं 10 मीटर। कितने इस्तेमाल करते हैं? आप मुझे बताइए जरा सोच करके कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन तो माइनस से चलता है ना, ध्यान है ना? इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा, इसे चल करके आएगा, तो आप बताइए ज्यादा दूरी, ज्यादा रास्ता कहां तय करेगा? इसमें 2 मीटर वाले में या 10 मीटर वाले में? अच्छा बताइए, अगर ज्यादा दूरी तय करेगा तो टक्कर ज्यादा कहां होगा, इसमें कि इसमें? इसमें। तो प्रतिरोध ज्यादा कहां मिलेगा, इसमें कि इसमें? तो चालक तार की अगर हमने लंबाई बदल दी तो उस परिपथ का प्रतिरोध बदला कि नहीं बदला? बदला ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से सोचिए। मान लीजिए कि आप छपरा से बस पकड़ के आते हैं या बाइक चला रहे हैं, साइकिल, किसी भी वाहन से आ रहे हैं आप। ठीक। आप सोच के देखो कि अगर आपको छपरा से चल के महज 20 किलोमीटर दूरी तय करके आपको जलालपुर चौक पे आना है, ठीक, तो 20 किलोमीटर अगर दूरी आप तय करिएगा तो जो चौक चौराहा, लोग, भीड़ भाड़ जितना भी मिलेगा वो एक बात हो गया। ठीक। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वही छपरा से आपको जाना है जो है सो कि आपका इधर बनियापुर जाना है, जो लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर है, उसमें 10-15 किलोमीटर और बढ़ गया। आप बताइए प्रतिरोध ज्यादा भीड़ भाड़ सामना कब करना पड़ेगा? आप 35 किलोमीटर जाइएगा तब, या 20 किलोमीटर तक रह जाइएगा तब?
इसका मतलब है कि किसी चीज के ट्रैवलिंग के लिए जब कोई चीज चलता है, मूवमेंट होती है, मूव करता है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको उतना ही अधिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये बात समझ में है? ठीक है। इसीलिए ये बात जिंदगी में भी लागू होता है, लाइफ पर भी लागू होता है। लाइफ में आप जितना ही लंबा जिएंगे, जितना ही आगे तक जाएंगे, बहुत आगे, जितना आगे तक जाना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको सोसाइटी में बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारा प्रतिरोध आपको झेलना पड़ता है, बहुत सारा चीज सहना पड़ता है, बहुत सारा चीज प्रतिरोध के रूप में सामना करना पड़ता है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो करता है। और कैसे करता है, तो हम बोलेंगे लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात दोनों समझ में आना चाहिए। पहली चीज की लंबाई पर डिपेंड करता है नहीं करता है, तो करता है। और लंबाई तार का जितना ही ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। चालक तार की लंबाई जितनी ही अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा बात है मोटाई पर, यानी उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना जब इसकी लंबाई हम लोग अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है, तो ये तार भी एल्युमिनियम का है, ये तार भी एल्युमिनियम का था। ठीक है, इसकी मोटाई और इसकी मोटाई, दोनों की मोटाई सेम थी, सिर्फ लंबाई का फर्क था। जब भी आप चीज कोई कंपेयर करना चाहोगे, तुलना करना चाहोगे, तो बाकी सारी चीजें सेम कर लेना चाहिए और एक चीज अलग रखना चाहिए जिसके आधार पर आप तुलना कर सको। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे दूसरी चीज को समझते हैं। ये सब लिखना आसान है, आराम से मैं सब लिखवा देता हूँ। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले आप ठीक ढंग से इसको समझ लीजिए। दूसरा है मोटाई पर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एकदम सेम ऐसा, ये कहानी क्या है समझिएगा जरा। एक्चुअली इतना ही हो पाता ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग होता, ये नहीं हो पा रहेगा, शायद नहीं होगा भी नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं, सब हो जा रहा है। अच्छा कोई नहीं, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। ये बल्ब वही है, ठीक ना, लेकिन इस बार क्या करते हैं, जो तार है ना उसको ज्यादा मोटा रखते हैं। क्या रखते हैं? तार की जो मोटाई है वो हम लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम का तार है, ये भी तार किसका है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, बैटरी हमारा वही रहेगा। ठीक है, बैटरी भी नहीं चेंज करना है हम लोगों को, बस आपको एक ही चीज बदलना ही है, तार एल्युमिनियम का रहेगा। ठीक है, इसकी अगर लंबाई 2 मीटर है तो यहाँ भी लंबाई कितना है, लंबाई 2 मीटर हमने कर दिया, लंबाई दोनों का समान कर देना है, पदार्थ वही रहेगा। दोनों का तापमान यानी गर्मी सेम रहना चाहिए, एक ही तापमान पे होने चाहिए दोनों के दोनों, बस अंतर है मोटाई का। अब हम इसमें जो है सो कि करंट फ्लो करवाते हैं और इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, स्विच वगैरह लगा सकते हैं हम लोग बेहतर सर्किट बनाने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जब मोटा तार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उतना ही लंबाई यहाँ भी है, उतना ही लंबाई यहाँ भी है, वही बल्ब वही बल्ब, वही बैटरी, जो पदार्थ यहाँ वही पदार्थ यहाँ, दोनों का तापमान बराबर, सब कुछ सेम। सिर्फ इस तार की जो मोटाई है वो कम है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पे कम है चालक तार का, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब मोटाई ज्यादा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध हमको मिलता है, अगर बोले इसको R2 बोल दें, यहाँ पे R1 बोल दें, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो प्रतिरोध R2 मिलता है वो कम मिलता है और यहाँ जो प्रतिरोध मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तार की अगर मोटाई बढ़ा दो, तार की मोटाई, तो प्रतिरोध घट जाता है कि बढ़ जाता है, घट जाता है। अगर R2 कम हो गया तो ये समझ में आ गया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से कि भाई अगर तार जितना ही हम मोटा लेंगे उसमें प्रतिरोध उतना ही क्या मिलेगा, कम। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, गहराई में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिए। आपको भी जो है सो कि छपरा से बनियापुर तक जाना हो, 35 किलोमीटर का दूरी तय करना हो, मुझे भी छपरा से बनियापुर तक ही जाना हो, लंबाई दोनों के लिए बराबर कर दिया मैंने, लेकिन शर्त यह है कि एक आदमी को जो है सो कि इस सड़क से जाना है और एक आदमी को जो है सो कि ट्रेन से जाना है। कैसे समझिए, चाहे एक ऐसा सड़क है जो वन वे सड़क है, मतलब उस पर गाड़ी आती भी है और उसी सड़क पर गाड़ी जा भी रही है, जो हम लोग के यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन एक आदमी ऐसा सड़क इस्तेमाल कर रहा है जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है ना, वो 4 लेन सड़क है, 2 लेन आने वाला 2 लेन जाने वाला। बताइए सबसे जल्दी कौन पहुंच जाएगा, क्या है, उसके पास एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो बहुत आसानी से जा सकता है, पहले चला जाएगा, तो उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा कि ज्यादा, तो कम मिलेगा ना,
तो हम जब चालक तार की मोटाई बढ़ा देते हैं, उसका जब क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो न्यूक्लियस से टकराते वो भी हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता है। और जब मोटाई बढ़ती है तो उसमें कर्नल्स भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, कर्नल्स भी बढ़ेगा, लेकिन उसके चलने के लिए जो स्पेस मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। आई बात समझ में? इसलिए टोटल ओवरऑल क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। ये बात समझ में है ना? तो प्रतिरोध कहाँ ज्यादा होता है, पतले तार में कि मोटे तार में? पतले तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है और मोटे तार में प्रतिरोध। तो यहाँ पे रिलेशन उल्टा हो गया, ध्यान से सुनिए बात। वहां पे इसके पहले आपने पढ़ा कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, और बात हमने वहां ये पढ़ा कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पे है कि मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, नहीं, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे बोलेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं बोलेंगे, जबकि वहां बोलेंगे चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन मोटाई यहां बढ़ा देंगे, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो दोनों पर डिपेंड करता है नहीं करता है? ये चारों पे करता है। अभी हम लोग दो समझ पाए हैं, कैसे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बात कैसे समझ में आएगा, समझिएगा बात। बेसिकली क्या होता है कि जब चालक तार में करंट फ्लो हो रहे होते हैं, तो होता क्या है कि बेचारे जब वो चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जब चल रहा होता है तो खुद ही धनावेशित कर्नल से टकरा टकरा के गर्मी उत्पन्न कर रहा होता है। ठीक, और जहां पे गर्मी बढ़ती है ना, जहां पे गर्मी बढ़ती है, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है। आप देखिएगा, एक बर्तन में ठंडे पानी में चावल डाल दीजिए, अभी चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, तो चावल आसानी से शांति से नीचे बैठा होगा। जैसे ही पानी बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका आएगा, पानी गर्म होगा, पानी खोलना शुरू करेगा, चावल का तापमान बढ़ेगा, पानी के कण का तापमान बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी स्पीड हो जाती है, हाँ या ना? तो किसी भी चीज़ की जब टेम्परेचर बढ़ती है ना, ताप बढ़ती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो वेग होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो एनर्जी जब किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी रैंडमनेस बढ़ती है, उसमें जो तितर बितर इधर उधर भागने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब चालक तार में करंट फ्लो होता रहा तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जिस वेलोसिटी से चल रहे थे, अब होता क्या है, वो उससे ज़्यादा वेलोसिटी से चलते हैं। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो और जल्दी जल्दी न्यूक्लियस में टकराते हैं, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, और जल्दी जल्दी टकराते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है सो कि आपका यहाँ भी इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए कि सर ताप अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। सही बात है, किसी चीज को गर्म करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अब गर्म करिएगा तो उसके अंदर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसमें और वेग ज्यादा आएगा। आई बात समझ में? अरे सोचिए ना, जैसे अभी ठंडा क्लासरूम है ना, आप जिस तरीके से ठंडे तापमान में ठंडी में आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं कहीं पे, जब गर्मी होता है तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाता है, कभी है ना करते हैं, कभी है ना करते हैं, आपके शरीर में एक मूवमेंट आ जाता है, हाँ कि ना? जल्दी से कोई सट जाता है तुरंत आप जैसे कि, तो आपके मतलब एक आपके अंदर जब बॉडी की एनर्जी बढ़ती है ना, या किसी भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो उसमें रैंडमनेस आ जाता है अपने आप, वो लगता है बेचैन होने। ठीक है, वो भागने की कोशिश करता है। ठीक है, और वैसे ही सोच के देखिए कि मतलब अगर कहीं आग लगाओ ना, कहीं आग लग जाए तो आदमी क्या करेगा, बहुत जैसे कि टेम्परेचर किसी मतलब जहाँ भी आग लगा होता है, जहाँ भी जैसे कि गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ के जो गैसेज होते हैं, वहाँ के जो लिक्विड्स होते हैं, वहाँ के जो मटेरियल होते हैं, वो बहुत तेज़ी में वहाँ से भागते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जैसी एनर्जी मिलती है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो बहुत जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, वापस आते हैं, ये जैसे तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो बढ़ने से क्या होगा, इनका वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ेगा तो बहुत तेजी में जाएंगे, तेजी में जाएंगे तो फिर तो करंट बढ़ना चाहिए। तो उसके देखिए, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, यहाँ पे बात ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी पहले जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो पहले ही वेलोसिटी होती है वो ऑलरेडी ज्यादा होती है। कंडक्टर में, चालक में पहले ही जो वेलोसिटी होती है उनकी अच्छी खासी होती है, करंट के लिए सफिशिएंट होती है, विद्युत धारा के लिए पर्याप्त होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने का जो वेग होता है। ठीक ना, सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है और इलेक्ट्रॉन चल के करंट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, गर्मी बढ़ जाती है जो ऐसो की, तो गर्मी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस, ये जो धनावेशित कर्नल्स होते हैं, इनसे बार बार टकराते हैं। अच्छा, आपसे ऐसे मैं बोलूँ, ठीक है, आप फर्ज करो अपने आप को कि इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, मान लो अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, और आपसे मैं बोलूँ
कि इस क्लासरूम में जैसो कि जहां तहां कर्नल्स की तरह मैं बड़ा बड़ा पत्थर लाकर रख देता हूँ, गोला गोला इस टाइप का, ठीक है। आपको नहीं पता कहाँ रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी ना पता है। ये बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स और पीछे वाले दीवार से 100 मीटर की दूरी तक मैं आपको कहता हूँ दौड़िए, और आपको नहीं पता आपको पत्थर कहाँ कहाँ है, समझिएगा बात, ठीक। अब मैंने कहा कि दौड़िए, आपको मैं बोलूँ कि 10 के स्पीड से दौड़ो, ध्यान सुनो मेरी बात, 10 के स्पीड से दौड़ो। आप 10 के स्पीड से दौड़ते गए और 100 मीटर की दूरी तय करनी थी, और जैसे कि आपको लग गया, मान लो कि 2 मिनट लग गया, 2 मिनट में आप चल गए। हम लोग इस बार तुमको 40 के स्पीड से दौड़ना है। अब जैसे ही आप 40 के स्पीड दौड़ना शुरू किए, जो पहला ठोकर आपको मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा, फटाक से गिर जाइएगा, और जब टक्कर होगा तो बहुत भयंकर होगा। अरे हाँ ना बोलिए, तो एनर्जी का लॉसेस बहुत ज्यादा होगा। सोचिए, आपको लग रहा है कि हमने वेलोसिटी अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो इस बार हम बहुत पहले पहुंच जाएंगे वहां पे, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हम कर देंगे। ऐसा होगा नहीं जनरली, क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा वेलोसिटी जाएंगे ना, तो आपका जो टक्कर होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। सोचिए, अरे भाई साहब, पहले आप आराम आराम से जा रहे थे, तो टक्कर जो होने वाला हो वो देर से होगा। एक टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, विश्रांति काल, ठीक है। उसको हम लोग जैसे कि 12th में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे बेसिकली उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली विश्रांति काल क्या होता है कि दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको विश्रांति काल बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको फील हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो पहला एक्सीडेंट हुआ था मेरे लाइफ में, जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ था ऑलमोस्ट 2015 में हुआ था। कब हुआ था? फिर उसके बाद हुआ 2019 में। कब हुआ? ठीक है, एक बार और हुआ लेकिन याद नहीं है तो अब बताइए, समझिए बात, एक बार हुआ 2015 में, एक बार 2019 में, और एक बार 2021 में। कब हुआ? ठीक है, ये 3 बार एक्सीडेंट हुआ मेरा। कितनी बार हुआ? समझ आ रही बात? ठीक है, तो अब ये 3 बार मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, 2015 में, 2019 में और 2021 में। तो देखो ये बीच का जो 2 बार, ये 2 बार जहां हम टकराए होंगे, 2 बार जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बीच का जो ये टाइम था ना, इसी टाइम को हम लोग कहते हैं, 2 लगातार टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है रिलैक्स, लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आराम से रहो। तो कितना देर तक, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, समय, आई बात समझ में, कितना समय तक आप रिलैक्स रहे। तो एक बार तो यहाँ लड़ गए थे इस टाइम में, एक बार इस टाइम में लड़ गए थे, तो बीच में ही जो टाइम है, इतना ही देर तक ना हम रिलैक्स रहे थे, इतना ही देर तक ना हम बिना टक्कर कर रहे थे, हाँ या ना। तो ये जो टाइम होता है, नहीं आ रहा समझ में, तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? ये ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो पहला किसी कर्नल से टकराया, धनावेशित कर्नल से टकराया, और चलने के बाद जितना देर तक ये फ्री रहता है, टकराने से पहले फिर जाएगा तो फिर टकराएगा ना जी, नहीं टकराएगा? बोलो सब। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए, चाहे किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये चला, तो पहले इस कर्नल से टकराएगा, और टकराने के बाद फिर तो भागेगा यहाँ से, तो भागेगा तो फिर फ्री होगा, तो फिर कहीं दूसरा से टकराएगा ना। तो टकराने के बाद जब वो भागना शुरू किया और वहां से कितनी देर तक वो रिलैक्स रहा, बिना टक्कर का चला, वो समय कहलाता है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, विश्रांति काल। या इसको श्रांति काल भी कहते हैं, वी हटा भी सकते हैं आप, श्रांति काल या विश्रांति काल कहते हैं। काल, समय, टाइम, समझते हैं ना, टाइम एंड टेंस आप तो खूब पढ़ते हैं इंग्लिश में ना। तो ये होता है। तो आपको बस एक छोटा सा कहानी बताना, क्वेश्चन बताना है कि अगर ताप बढ़ेगा, समझिए बात, क्या बढ़ेगा? अगर ताप बढ़ेगा तार का, तो विश्रांति काल घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, घटेगा ना। आप ऐसे ही बोल दिए कि फील कर रहे हैं, कैसे घटेगा समझाइए। देखिए, विश्रांति काल वो समय है जितनी देर तक जो है सो कि क्या हो रहा है, वो आराम से चल रहा है, बिना टक्कर का चल रहा है, या 2 टक्कर के बीच का। अगर ताप बढ़ा दीजिएगा तो पहले जो है सो कि जाकर के जितना टाइम में टक्कर हो रहा था, ताप बढ़ा दीजिएगा तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगा तो अब उतना ही देर बाद जाकर टकरा जाएगा, पहले ही टकरा जाएगा, तो कम टाइम में ही टकरा जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो विश्रांति काल क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? मतलब जितनी देर तक वो आराम से चल पा रहा था, अब उतनी देर तक वो आराम से नहीं चल पाएगा। और विश्रांति काल घटता है ना बउआ, विश्रांति काल घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहीं से डायरेक्ट एक रिलेशन आएगा आगे चल के 12th में। तो विश्रांति काल जब घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो विश्रांति काल घटा, विश्रांति काल घटा तो प्रतिरोध बढ़ा, ऐसे बोलते हैं। या आप जेन्युइन तौर पे ऐसे समझिए कि प्रतिरोध बढ़ता है चालक के केस में। अच्छा, हर जगह ये होता भी नहीं है,
ठीक है, आपको याद है हम लोगों ने बीच में चालक पढ़ा था, कुचालक पढ़ा था, अर्धचालक भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, आपसे एक चीज क्या डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जो अर्धचालक होते हैं, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, अर्धचालक के केस में क्या बोला मैंने, अच्छा यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। तो पहले ये हम लोग क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए, ताप पर, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, बोलिए, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन किस स्थिति में, किस स्थिति में, चालक की स्थिति में, किस स्थिति में, चालक पदार्थ की स्थिति में, चालक पदार्थ के लिए ये बात लिखना बहुत अहम है। ठीक है, 10th क्लास में इस बात पे हम लोग गौर नहीं करते हैं, क्योंकि यही चीज अगर ताप बढ़ाइएगा ना, यहाँ पे अगर अर्धचालक आ जाएगा, सेमीकंडक्टर, जैसे हम लोग पढ़े थे सिलिकॉन जर्मेनियम एग्जांपल में, याद आया, तो उनका जब ताप बढ़ाइएगा ना, तो वहां पे प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, वहां प्रतिरोध घट जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहीं साइड में मैं नोट लिख दूंगा। आगे उससे पहले हम लोग प्रतिरोध की डिपेंडेंसी चेक कर रहे थे, तो हम लोग बेसिकली अभी चालक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चालक पदार्थ का ताप अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलिएगा, चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर, चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। मैं ऐसे लिखूंगा अभी, ठीक है, घबराइए मत। पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है, चलो समझते हैं। आगे जगह तो होगा ही, मैंने छोड़ा होगा। देखो, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, एक बात बताओ, मेरे पास एक एल्युमिनियम का तार है, क्या तार है बोलो, एल्युमिनियम का, ठीक है, उतने ही लंबाई का, उतने ही मोटाई का, जितना मोटाई इसका है उतना ही मोटाई इसका है, समझिएगा बात, जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका है, यानी लंबाई बराबर, दोनों का मोटाई बराबर, जो ताप इसका है वही ताप इसका है, लंबाई बराबर कर दिया, मोटाई बराबर कर दिया, दोनों का ताप बराबर कर दिया। अंतर बस एक ही है, ये तार एल्युमिनियम का है और ये तार सिल्वर का है। किसका है बोलो, बोले तो चांदी का, जिसका संकेत हम लोग एजी दिखाते हैं। आई बात समझ में? तो ये चांदी का तार है। आप मुझे बताइए कि इसमें जो प्रतिरोध होगा और इसमें जो प्रतिरोध होगा, दोनों सेम होगा कि अलग अलग, क्यों, पदार्थ ही अलग हो गए। आई बात समझ में? जिससे तार आपने बनाया है वो पदार्थ ही क्या है, अलग अलग है। समझ आ रहा है आपको? तो हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, इन दोनों में करंट जब फ्लो होगा, समझिए बात, कैसे पता चलेगा कि जैसे कि प्रतिरोध अलग अलग है, तो हम दोनों से एक बल्ब जला देंगे, दोनों में एमीटर लगा के करंट मेजर करेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें करंट क्या है, इसमें करंट क्या है। तो सोच के देखिए, दोनों के लिए बैटरी सेम लगा है, इसमें हमको करंट मिल रहा है मान लीजिए 10 एम्पियर, ऐसे मिल रहा है 11 एम्पियर, तो हम समझ जाएंगे ना भाई कि सब कुछ सेम रखने के बावजूद इसमें करंट हमको ज्यादा मिला, इसमें करंट कम मिला, तो करंट को कम कौन करेगा, प्रतिरोध ही ना। इसका मतलब यहाँ प्रतिरोध ज्यादा, यहाँ प्रतिरोध कम है। नहीं समझ में? यानी इसका मतलब है कि जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ का चालक तार बना हुआ है। आई बात समझ में? तो प्रतिरोध चार बातों पे डिपेंड करता है, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन? वेरी गुड। चालक तार की लंबाई, दूसरा चालक तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तीसरा चालक पदार्थ का ताप, और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब जो है सो कि हमको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब जो है सो कि इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला, एक नंबर, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बोलिए, प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा, प्रतिरोध की अंग्रेजी रेजिस्टेंस होती है और इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल आर से। किसे दिखाएंगे? हेडिंग में ही था ना, रेजिस्टेंस आर लिखा हुआ था। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका प्रतिरोध होता है आर, वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। आई बात समझ में? ठीक है, तो आर समानुपाती ऐसे एल, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा हमने लिखा था मोटाई के, तो वही चालक तार, सब में आप चालक तार लगा लीजिएगा, लेकिन क्योंकि चालक तार के लिए लिख रहे हैं आप, चालक तार
कि मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? हाँ, प्रतिरोध घटता है। अब इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में? चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्थात प्रतिरोध जो आर होता है, रेजिस्टेंस, और जो इसकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, उसको हम लोग ए से दिखाएंगे, कैपिटल ए से। इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा? सीधा कि उल्टा? तो देखिए, आर ऊपर लिखे हैं लेकिन यहाँ पे एल ऊपर लिखे थे, दोनों ऊपर था, आर भी ऊपर एल भी ऊपर, लेकिन यहाँ पे ए कहाँ गया? नीचे। यानी आर और ए में कैसा रिलेशन है? उल्टा का। आई बात समझ में? इसी को अगर भाषा में आप कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। इसी को ऐसे भी कह सकते हो। कई तरह से लैंग्वेज होते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। परंतु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, परंतु अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। अर्धचालक के लिए थोड़ा सा ये स्पेशल हो जाता है, चालक के लिए होता है। तो 3 हो गए। चौथा हम लोगों का आ जाएगा 4 नंबर जो है वो क्या था बताइए? पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति यानी हम लोग लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मटेरियल चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? पदार्थ बदलेंगे, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है सो कि इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए, इन दोनों नहीं, बेसिकली देखोगे तो चारों रहते हैं उसमें। लंबाई, ये एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, इनको मिला करके ये फॉर्मूला रहता है। हम लोग बनाते हैं। आर जो समानुपाती था वो किसके था? एल के। इसको समीकरण 1 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। और आर जो था वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती था, एरिया से था ना। इन दोनों को मिला करके ऐसे बनाते हैं, आर समानुपाती एल बाई ए, और यही समानुपाती हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है ऐसे, इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं? रो। रोना नहीं है, रो पढ़ते हैं बस इसको। आई बात समझ में? तो रो इंटू एल बाई ए। अब आप कहिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, तो कहिएगा सर इसमें लंबाई दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। दो चीज आपने और बात किया, ताप और पदार्थ की प्रकृति, वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। दरअसल वो इसके अंदर है। इसके अंदर है, इस रो के अंदर है। आई बात समझ में? इस रो में ही छुपा है ताप और पदार्थ की प्रकृति। आगे जब आप पढ़ेंगे गहराई में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक फॉर्मूला बना, आई बराबर रो इंटू एल बाई, इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? रो। ऐसे रो पढ़िएगा, इंग्लिश में आर ओ एच लिखा जाता है ऐसे, रो। ठीक है, हाँ क्या तो बोल रहे हैं? बता रहे हैं क्या है। यहां पर जो है सो कि आर बराबर ये जो रो इंटू एल बाई ए हम लोग लिखेंगे, इसको बार बार लिखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी कितनी बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो रो है इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारा क्या चीज है? तो ये कहलाता है प्रतिरोधकता। क्या कहलाता है? देखिए, अभी जो आप पढ़ रहे हो वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये है प्रतिरोधकता, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन में आता है, दिखा देता हूं क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। एक तरह का ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में है। वो कंडीशन क्या है देख लेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर रो को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है सो कि हम लोगों का आर जो है प्रतिरोध है, तो ये बात लिखना आवश्यक है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है?
एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था शायद जॉर्ज साइमन ओम करके ऐसे कुछ करके नाम था, या ओम सिंपल बोलना है। तो उन्हीं के सम्मान के तौर पे ये लिखा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अच्छा, ओम को दिखाते कैसे हैं पता है आपको? ये देखिए, ऐसे इधर से आएगा हल्का सा, ये ऐसे आएगा थोड़ा सा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ओम का सिंबल बनाएंगे। आई बात समझ में? ये किसका सिंबल है? ओम का सिंबल है। आई बात समझ में? तो जब भी ओम को दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाएंगे हम लोग। चलिए, ये थोड़ा सा प्रतिरोधकता की ही कहानी है, रेजिस्टिविटी का ही टेबल है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे वैसे हम लोग, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको डिफाइन करने के बाद करेंगे। तो चलो हम लोग डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करना है? प्रतिरोधकता को, रेजिस्टिविटी को। प्रतिरोधकता कौन सी चीज होती है, क्या होती है, इसको देखते हैं। देखो, प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी, ये क्या चीज होती है? देखो, बेसिकली होता क्या है दरअसल इनमें, ठीक ना, कि ये जो आपका आर बराबर रो इंटू एल बाई ए है, तो ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है। और इसको हम लोग रो को क्या कह रहे हैं? इसी को तो हम लोग रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, प्रतिरोधकता। तो एक काम कर देते हैं, जो एल है ना, एल क्या था बताओ? चालक तार की लंबाई था, है ना? तो उसको कर देते हैं 1 मीटर। कितना कर देते हैं? देखना कैसे निकल के आएगा। और जो नीचे एरिया है उसको हम लोग कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर। क्या कर देते हैं? तो अगर ये भी 1 कर दें, ये भी 1 कर दें, और इसमें वैल्यू पुट करें, तो आर बराबर रो, और यहाँ पे एल की जगह रख दो 1 मीटर। कितना रख दो? 1 मीटर। और बटा में कितना आएगा? एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 से गुना करोगे रो में तो रो ही रह जाएगा ना। तो रिजल्ट क्या आएगा? बेसिकली आर इधर क्या आ जाएगा? रो। अच्छा, ये देखो तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, इधर एगो मीटर बचेगा। तो इधर प्रतिरोध है, एगो मीटर इधर जो बचेगा भाग में इधर गुना में आएगा। तो आर का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी लिखवाया गया है क्या? ओम। तो जो इसका रो का मात्रक निकालोगे तो क्या आएगा? ओम मीटर। क्या आएगा? यहाँ ओम है, एगो मीटर यहाँ बचेगा ना। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। लेकिन अभी हम लोग मात्रा की बात नहीं कर रहे, डिफाइन कर रहे हैं कि रो क्या होता है। तो ये रो बराबर आ गया आर, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर आ गया। तो यहीं से इसका डेफिनेशन बनाया जाता है, यहीं से इसकी परिभाषा निकाली जाती है ऐसे, कि प्रतिरोधकता किसी चालक तार के उस प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। प्रतिरोधकता चालक तार के उस प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। समझना बात, जब हमको किसी पदार्थ का रो का वैल्यू निकालना होता है, क्या बोलो? रो का वैल्यू निकालना होता है तो हम पदार्थ का तार बनाते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना लेते हैं? 1 मीटर। और उस टाइम पर, उस सिचुएशन में, उस स्पेशल कंडीशन में जितना उसका रेजिस्टेंस होता है, जितना उसका प्रतिरोध होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता भी एक तरह से प्रतिरोध ही है। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो डिफाइंड है एक स्पेशल कंडीशन में, कि जब तार 1 मीटर रहेगा और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रहेगा, तो उस टाइम को जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये बात समझ में आया? कितने लोग का हाथ उठाओ, आया सच में? ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता चालक तार के प्रतिरोध के उस मान के बराबर होता है जब, अब बताइए आगे क्या बोलना चाहिए? जब चालक तार की लंबाई कितना? 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बोलिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है।
बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों का हाथ उठाइए। ठीक, तो रो ऐसे डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक टेम्परेचर भी होता है जो हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, ठीक है ना। तो खैर इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक रेजिस्टिविटी का, तो बताइए क्या आ जाना चाहिए? वेरी गुड। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा? तो ओम का संकेत थोड़ा ठीक से बना लिया जाए, ऐसे ओम और मीटर लगा लीजिए, ऐसे ओम मीटर होता है। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये अभी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ओम का नियम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जैसे कि ये वाला चीज जो लिखा हुआ है ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आप हेडिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, हम लोग समझे है ना कि ताप बढ़ता है तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि अर्धचालक में क्या होता है, अगर अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सो कि आपको इसके अगर पूछा जाए इस टॉपिक में रेजिस्टेंस के लिए, तो दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो ये फॉर्मूला R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एल क्या है? चालक तार की लंबाई है। ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, उसको ऐसे दिखाते हैं, ये उसका सिंबल हो गया। आगे अगर बात करें तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ लिखा गया कि प्रतिरोधकता चालक तार के प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, उस मान के बराबर होता है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आता है उसी को हम रो बोल देते हैं। समझ आई बात? इसका अगर मात्रक हमने निकाला और निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा? ओम मीटर। कोई दिक्कत? बोलिए। और ये किसी पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप पर फिक्स होता है, रो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे देखिए, हम थोड़ी देर पहले इसको हटा दिए हैं। यहाँ पर एक टेबल है, ये बहुत सारे जितने सारे एलिमेंट होते हैं ना उनके लिए कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में दिखाना चाहूंगा कुछ। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है तो काफी ज्यादा ये आ रहा है, मैं बाद में इसको मिटा करके आपको कल फिर से दिखा दूंगा, ठीक ना। इस पर एक बार डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको एक काम किया जाए क्या, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको पकड़ के लाता हूँ, अभी ही कर देते हैं। ये टॉपिक अभी है तो अभी बात करेंगे इस पे, कल क्यों करेंगे। देखिए सुनिए, देखिए क्या लिखा गया है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या लिखा गया? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोधकता, और याद रखिएगा प्रतिरोधकता का ही एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कहीं आपसे कोई पूछ दे कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आपसे वही पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकता ही पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे प्रतिरोध क्या है तो वो अलग बात है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है अलग बात है। ये बात समझ में? लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ये दोनों क्या है? सेम चीज है। या तो आप रेजिस्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए। क्या बोलिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? स्पेसिफाई करना, उसको स्पेशल कंडीशन में ले जाकर के बोलना। आई बात समझ में? ठीक है, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता एक अलग नाम दे दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ओम लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है। तो ओम मीटर लिखा है, ये बेसिकली रो का ही मात्रक है। क्या है बोलिए? यहाँ लिखा है धातुएं। क्या लिखा है? धातुएं। ये देखिए पहले क्या है बोलिए? एल्युमिनियम। क्या लिखा है? एल्युमिनियम के लिए 2.63। क्या लिखा है? गुना में यहाँ पे 10 का पावर -8 आएगा, लेकिन ये सबके लिए है। 10 का पावर -8 जो यहाँ लिखा गया है वो सबके लिए है। आई बात समझ में? ठीक है, बार बार ये रिपीट करना है आपको। तो अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम का जो रो का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.63 × 10 का पावर -8। वैसे ही चांदी से आपका पूछा जाएगा तो 1.6 × 10 का पावर -8, 1.6 × 10 का पावर -8। टंगस्टन का, अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है टंगस्टन का बनाया जाता है। जो टंगस्टन का बनाया जाता है देखिए इसका 5.2 × 10 का पावर -8 होगा। तो प्रतिरोधकता रो का वैल्यू टंगस्टन के लिए ज्यादा है कि नहीं है? और अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हैं भाई साहब कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए।
तो जिसका रो ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों ऊपर ही है ना, तो जिसका रो का वैल्यू ज्यादा उसका आर का वैल्यू, और जिसका आर का वैल्यू ज्यादा उसमें जब करंट आएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, तो हीट क्या आएगा? ज्यादा। तो उजल के आग बबूला हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा तार, वो वहां से क्या निकलेगा? लाइट। क्या निकलेगा? आई बात समझ में? तो ये टंगस्टन का 5.2। लोहा देखिए उसका रेजिस्टेंस देखिए कितना है, ये तो और भयंकर हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी और ज्यादा हो गई। आई बात समझ में? क्रोमियम 12.9, ये देखिए तांबा का 1.62, देखिए चांदी का यहाँ पे 1.6 लिखा है, यहाँ तांबा का 1.62, ज्यादा है तांबा का, लेकिन फिर भी चलने लायक है, ठीक ठाक है, हाँ कि ना? अरे बोलिए, अच्छा खासा है। सोना देखिए 2.27, एक तो ऐसे ही ज्यादा हो गया, और सोना हम लोग ऐसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? हाँ? सोना का तार बनाएंगे हम लोग और सर्किट में उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या? चोर चोरा के भाग जाएगा। पारा मरकरी का ई देखिए 94, 94, बहुत ज्यादा हो गया ये। निकल 6.84, मैग्नीज क्या है इतना? चलिए भाई देखिए यहाँ पर जो है सो कि क्या बोला गया, जो मिश्र धातु है, क्या बोला गया? ये देखिए, ये देखिए मिश्र धातु है, इसका क्या है ना, यहाँ पे नाइक्रोम है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटन है, ये मैग्नीन है। इन सब का पहले ये बताया गया है कि जो नाइक्रोम हम लोग बनाते हैं, नाइक्रोम कहाँ इस्तेमाल करते हैं बताइए? हाँ, जो आयरन वो जो होता है ना, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, जैसे हम लोग कपड़ा वपड़ा इस्त्री करते हैं, तो उसमें पहले कौन कौन रहता है? ये देखिए निकल रहता है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, इस सबको मिला करके उसको मिश्र धातु के रूप में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? नाइक्रोम। आई बात समझ में? इसका देखिए प्रतिरोधकता का वैल्यू ठीक से देखिए, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ गुना 10 का पावर माइनस 100, समझ में आ रहा है? और ध्यान रखिए यहाँ 10 का पावर माइनस 8 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 का पावर माइनस 6 है। बड़ा कौन हुआ, 10 का पावर माइनस 6 कि 10 का पावर माइनस 8? 10 का पावर माइनस 6 बड़ा हुआ, समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, ये जो रो का वैल्यू है नाइक्रोम के लिए बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बोलिए मेरे साथ। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, हाँ ऐसे बोलिएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटन, ये भी इसमें किस किस चीज को मिलाकर के बनाया गया, उसका यहाँ पे कंपोनेंट दिया हुआ है, उसका दिया है 49, यानी 49 गुने 10 का पावर कितना? माइनस 6। वैसे ही यहाँ पे मैग्नीन का है, आई बात समझ में? तो इन सब का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए हम लोग इन सब का प्रयोग हीटर में करते हैं, विद्युत इस्त्री में करते हैं, आई बात समझ में? ताकि करंट आए तो उसको जाने ही नहीं दे, पूरा का पूरा क्या करे, उसको हीट में कन्वर्ट कर दे, लड़ लड़ के, आ रहा समझ में ना? पूरा का पूरा हीट, और हमको वही चाहिए, क्या चाहिए? हीट ही चाहिए, ठीक ना? इसके नीचे लिखा है हीरा का। अब देखिए हीरा समझ लीजिए, अब 10 का पावर 12 प्लस में है, ध्यान दीजिए ये सब माइनस में है, ये 10 का पावर 12 से लेकर 10 का पावर 13, बहुत भयंकर है। तो हीरा विद्युत का सीधे बोलिए कुचालक होता है, इतना अब कहा लकड़ी का है, क्या बोलिए? देखिए ना क्या लिखा है, कांच, शीशा, एवोनाइट, सूखा कागज, 10 का पावर 12, ये सब का प्रतिरोधकता रो का वैल्यू इतना ज्यादा है कि सब कुचालक की श्रेणी में है। किसके श्रेणी में आ जाएगा? ये सब चालक उलक, भले रो का वैल्यू लिखा गया है लेकिन ये सब कुचालक है, क्या है बोलिए? ये सब कुचालक है। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज थी जिसको समझना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको आराम से मैं भेज दूंगा, आराम से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन होंगे इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे आराम से। चलिए जी, ठीक है। तो इसके पहले कुछ था, उसको मैं कर देता हूँ। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।